राज्यसभा टीवी के प्रोग्राम शख्सियत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मशहूर संगीतकार, कंपोज़र, गायिका शुभा मुद्गल हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है शुभा जी प्रोग्राम में। शुभा जी, सबसे पहले ये बताइए कि संगीत के साथ ये जो जुड़ाव है, ये इत्तेफाकन है या ये चुनाव था आपका? इत्तेफाक भी नहीं कह सकती, और जब तक ये उम्र आती कि चुनाव कर सकूं, उसके पहले की कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरी पैदाइश और परवरिश इलाहाबाद में हुई, और मेरे माँ और पिताजी दोनों अंग्रेज़ी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापक थे, और दोनों को संगीत का, कला के प्रति उनका बहुत ही लगाव था। और उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि मुझको और मेरी छोटी बहन रागिनी को वो हर ऐसा कला का पहलू दिखाएं, उसको एक्सपोजर दें जो संभव था उस समय में। और उनके संगीत प्रेम की वजह से मुझे लगता है कि हमें भी संगीत में, दोनों बहनों को संगीत में दिलचस्पी हमेशा से रही और सीखने का मौका मिला। इलाहाबाद में उस ज़माने में ख्याल है कि प्रयाग संगीत समिति एक बड़ा केंद्र हुआ करता था सांस्कृतिक गतिविधियों का, खासतौर पे शास्त्रीय संगीत या संगीत की और दूसरी विधाओं में। इसके अलावा और कैसा माहौल था इलाहाबाद में जहाँ से संगीत आप तक पहुँचता रहा होगा? एक कला प्रेमी नगर हमेशा से रहा इलाहाबाद। और मैं जब वहाँ में बच्ची थी, पढ़ रही थी, तो बहुत सारे कार्यक्रम होते थे, बहुत सारे कलाकार देश के अलग अलग जगहों से वहाँ आते थे। और मुझे एक किस्सा याद है, आपको शायद दिलचस्प लगे, कि हमारे पिताजी शायरी के भी बहुत शौकीन थे। तो एक आया, घर में बड़ी खलबली सी मच गई और उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि फैज़ साहब आ रहे हैं, और पूरा शहर फैज़ साहब के स्वागत के लिए तैयार हो गया। और मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी में फैज़ साहब आए और उनका स्वागत हुआ, और उस अवसर पर मंच पर थे फैज़ साहब, फिराक साहब और महादेवी वर्मा। और जिस तरह की भीड़ जुटी हुई थी, वो आज आपको केवल फिल्म स्टार के लिए या फिर शायद किसी क्रिकेटर के लिए मिल जाए। और हमारे पिताजी ने ख़ास कह रखा था कि भाई और कुछ भी करो, लेकिन फैज़ साहब के जितने पब्लिक फंक्शंस हैं उसमें आपको हाजिर रहना है। मुझे याद है कि मेरे गुरुजी पंडित रामाश्रय झा जी, वो उस समय संगीत विभाग में थे, और एकाएक दोपहर में घर पर पहुंचे और बोले चलो चलो चलो, जैसे हो बस चलो, वो फैज़ साहब आ रहे हैं, हिंदुस्तानी अकेडमी में उनका रिसेप्शन है, और जिस लड़की ने कुछ गाना था वहाँ वो नहीं आई है, तो तुमको गाना है। मुझे कोई चीज़ याद नहीं थी, तो उन्होंने कहा भाई लिख लो उषा में फिराक अब न पूछ, आई और आके टल गई, और गा देना ऐसे ऐसे। तो वहाँ कांपती हुई आवाज़ में मैंने वो गाने की कोशिश की, और फैज़ साहब बड़े उदार, उन्होंने कहा कि बेटी आओ, ये तुम्हारे हाथ में क्या एक पर्चा है? तो देखा देवनागरी में कॉपी में से पन्ना फाड़ के उस पर लिखा हुआ था मैंने, तो उस पर उन्होंने अपना दस्तखत किया और वो मुझे दिया। आज मेरी माँ के पास उन्होंने संभाल के रखा है वो, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो आप कह सकते हैं अमूल्य है। शामे फिराक अब ना पूछ, आई और आके टल गई, दिल था के फिर बहल गया, जां थी के फिर संभल गई। म्यूज़िक सीख रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप 24 घंटे तान मारते रहें या रियाज करते रहें। साहित्य से जुड़ना,
अपने चारों तरफ क्या हो रहा है, जो अपने रिवाज रीति रिवाज हैं उन पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो अगर आप गाएं, मान लीजिए तीज के बारे में या झूले पर झूला गाएं, तो अगर आपको यही ना पता हो कि झूला कैसे डलता था सावन में, कैसे तैयारी होती थी, तीज में क्या क्या तैयारियां होती थी, तो फिर आप उस कॉम्पोजिशन का मज़ा नहीं ले पाएंगे। मुझे लगता है ये एक इसीलिए ज़रूरी होता है कि पूरे एक इथॉस को समझा जाए और वो किसी कोर्स में या सिलेबस में नहीं बताया जाता है। तब आपको लगता है कि जो अभी मौजूदा गायकी का सीन है, क्योंकि ख़ुद आप जो अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स के ज़रिए खूब सारा म्यूज़िक पब्लिश कर रही हैं और तरह तरह की एक्टिविटीज़ के बीच में आप हैं, तो आपको लगता है कि वो जो एक कंटिन्यूटी में अपने कल्चर को देखने की बात है वो अभी है कलाकारों के बीच में? कुछ में है और कहीं कहीं ऐसी तालीम नहीं मिल रही है लोगों को, तो उनको इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है आज के माहौल में जो कम्युनिकेशन है इतना सहज हो गया है। आज तो ये भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं किसी कलाकार से कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी उनसे बातचीत कर सकती हूँ। और इतना इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने ये आसान कर दिया है कि हम देश विदेश का संगीत, उस संगीत की जानकारी हम ले सकते हैं। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और भरपूर इस्तेमाल जितना कर सकते हैं उसे अपने लिए कस्टमाइज़ करके नहीं कर पाएंगे, तो आज का जो दौर है उसमें हम वंचित रह जाएंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जिनका हम आनंद और स्वाद घर बैठे ले सकते थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने शुभा जी। हमारे साथ शुभा मुद्गल हैं, मशहूर गायिका, संगीतकार, जिन्होंने न सिर्फ शास्त्रीय संगीत बल्कि कॉन्टेम्प्रेरी म्यूज़िक के साथ बहुत सारे प्रयोग किए और शास्त्रीय संगीत को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। बातचीत जारी रखेंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रोग्राम शख्सियत में, जिसमें आज है हमारे साथ जानी मानी शख्सियत शुभा मुद्गल, जिन्हें संगीत के ज़रिए आप बरसों से जानते हैं। स्वागत है एक बार फिर से शुभा जी। हम बात कर रहे थे कि जो नए माध्यम है, ख़ासतौर पर इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी, इस सब के ज़रिए एक संगीत को एक आपके सामने एक नए एवेन्यूज़ खुलते हैं कि आप नए लोगों तक पहुंच सकते हैं जी। एक पूरी पीढ़ी जो हो सकता है कि जो ट्रेडिशनल सिंगिंग है उससे उस तरह वाकिफ़ ना हो, वो नए माध्यमों के ज़रिए। ये प्रयोग कहाँ से और कब आपके जहन में आया कि इसको किया जाना चाहिए? मुझे टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि अगर उसका सदुपयोग किया जाए तो बहुत काम आसान हो सकते हैं। अमेरिका में कुछ लोग थे जिन्होंने एक वेबसाइट स्टार्ट की थी। उसमें मैं और मेरे पति अनीश प्रधान, हम नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक के लिए हम उसमें एडिटर्स थे। कुछ महीनों मैंने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के लिए भी काम किया। उनकी एक वेबसाइट थी जिसमें भारतीय संगीत के बारे में वो जानकारी देना चाहते थे। लेकिन 2003 में मुझे ऐसा लगा कि अब देश में ऐसा माहौल है कि फिल्मी संगीत, और वो भी एक प्रकार का फिल्मी संगीत, तो उसका प्रचार प्रसार नहीं होता है। लेकिन जहाँ भी मैं जाती थी कार्यक्रम के लिए, ऐसे ऐसे कलाकार मिलते थे जो कि बहुत बहुत खूब काम कर रहे थे। उनकी ना तो रिकॉर्डिंग्स मिलती थी और ना ही उनके बारे में कुछ जानकारी मिलती थी। तब अनीश और मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश करें इंटरनेट पे, जिसके द्वारा अपने म्यूज़िक को भारतीय कलाकार देश विदेश तक लोगों तक पहुंचाएं, संगीत प्रेमियों तक पहुंचाएं, और अपने टर्म्स और कंडीशंस पे। यानी हम उन्हें ये नहीं कहते हैं कि इसके सर्वाधिकार आप हमें दे दीजिए, हम कहते हैं सारे अधिकार आपके हैं, ये आपका संगीत है, आप यदि इसे लोगों तक पहुंचाना चाहें तो इस प्लेटफॉर्म का आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जो इंटरनेट के ज़रिए म्यूज़िक को लोगों तक पहुंचाना है, ये एक तरह से कारोबार हो गया अगर ऐसे देखा जाए। जबकि संगीत जहाँ से आप शुरू करते हैं, आप ये सोचते हैं कि संगीत आपको कुछ आत्मिक सुख देगा, आनंद देगा, वो कुछ हार्दिक अनुभव से जुड़ी हुई चीज़ है। एक तरफ ये बात है और दूसरी तरफ बाज़ार और बाज़ार की शर्तों पर कारोबार है। इन दोनों के बीच कैसे तालमेल कैसे बैठाती होंगी आप?
अगर आप दृढ़ निश्चय ले लें कि आप वही संगीत प्रस्तुत करेंगे जो आप आप स्वयं पसंद करते हैं, जिसे गा के आपको स्वयं आनंद का अनुभव होता है, तो कोई ऐसा तो नहीं है जो आपको ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई कहे कि नहीं भाई ये गीत नहीं चलेगा, तो आप फला फला गीत गाइए, आप कह सकते हैं कि नहीं मेरी रुचि इस प्रकार के संगीत में नहीं है। तो अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन, अपना विश्वास और अपनी आस्था अगर है तो आप आज तो कोई रोक नहीं सकता आपको रिकॉर्ड लेबल के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे लगता है कि फुट टैपिंग म्यूज़िक से मुझे कोई परहेज़ नहीं है। लोग सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उसमें हम क्यों ये कहें कि ये अच्छा है। अगर हमें पसंद नहीं है तो हमारा तो देश ही विविधता से भरा हुआ है। अगर आपको फुट टैपिंग म्यूज़िक नहीं पसंद है तो बीसियों ऐसे प्रकार हैं जिनका आप आनंद ले सकते हैं। अब एक धारणा बन गई है कि शास्त्रीय संगीत है या लोक संगीत है, अरे ये तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, सर के ऊपर से चला जा रहा है। लेकिन वही श्रोता रॉक म्यूज़िक जब होता है, जब वो फर्राटेदार अंग्रेज़ी में बहुत ही एक्सेंटेड अंग्रेज़ी है उसका आनंद लेता है, उसमें क्या समझ में आता है किसी को। आपने ये बिल्कुल ठीक बात कही कि आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि यह शास्त्रीय संगीत ये क्या है, ये हमारे सर के ऊपर से गुजर जा रहा है, ये कुछ ख़ास लोगों के लिए बनाया गया म्यूज़िक होगा। इस पर बात जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम शख्सियत राज्यसभा टीवी पर। हमारे साथ हैं आज शुभा मुद्गल। शुभा मुद्गल से बात जारी रहेगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं आज मशहूर गायिका शुभा मुद्गल। शुभा जी, बातें हो रही थी कि लोग कहते हैं कि ये क्या क्लासिकल म्यूज़िक है, ये तो हमारे सर के ऊपर से गुज़र जाता है। जब आप ये बात सुनती हैं, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक में आप बाकायदा ट्रेंड हैं और ख़याल से लेकर ठुमरी तक, दादरा, ये सब कुछ आप बड़ी आसानी से गाती हैं और इस पूरे संगीत को आगे ले जाने के लिए उसमें आप प्रयोग भी करती रहती हैं। जब आप ये बात सुनती हैं कि शास्त्रीय संगीत ऊपर से गुजर जाता है, कैसा लगता है? ज़्यादातर ये ऐसे लोग कहते हैं जिन्होंने कभी शास्त्रीय संगीत को सुनने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि ये धारणा बन चुकी है लोगों में कि ये बहुत कठिन है, जटिल है, समझ में नहीं आता। और तो मुझे लगता है ये वैसा ही एक माइंड सेट है जिससे लोग ये कहते हैं कि जो भी पॉपुलर है वो भी बेकार है। ऐसी भी धारणा लोगों में होती है कि है अच्छा तो केवल शास्त्रीय संगीत है, बाकी सब बेकार है। लेकिन जो ये भी कहते हैं उन्होंने कब सुना है कुछ और। तो मुझे लगता है सबके अलग अलग टेस्ट्स और प्रेफरेंसेस होती हैं। एज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं अलग अलग प्रकार का म्यूज़िक सुनूं। उसमें से कुछ ऐसा है जो मुझे समझ में आता है, पसंद आता है, मैं उसे फिर से सुनना चाहती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आती तो उनको उतना नहीं सुनती हूँ, लेकिन हो सकता है 2-3 वर्ष बाद वही चीज़ पसंद आने लगे। तो मेरा तो ये सुनने का जो शौक़ है वो मैं पूरा इंडल्ज करती हूँ और हर प्रकार का संगीत सुनती हूँ। लेटेस्ट फिल्म सॉन्ग भी सुनती हूँ। अगर अजीब सा लगा तो हंस भी लेती हूँ उसके ऊपर, अच्छा लगा तो गुनगुना भी लेती हूँ उसको। और मेरी कोशिश यही रहती है कि अलग अलग तरह का संगीत मैं सुनती रहूँ, उसका आनंद लेती रहूँ। परंपरा और प्रयोग, अगर ये दो शब्द देखें, जिसके बारे में उस्ताद अली अकबर खान साहब का कहना था कि अगर शास्त्रीयता मेरी माँ है तो प्रयोग मेरी प्रेमिका। माँ के साथ एक मर्यादा तक ही मैं पेश आऊँगा, लेकिन प्रेमिका के साथ मैं छूट ले सकता हूँ। तो अगर आप अपने साथ इस बात को देखें कि परंपरा से शास्त्रीयता से जो सफ़र शुरू हुआ है, हालांकि उसके बीच में कोई दुराव नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, वो एक निरंतरता भी उसमें है। लेकिन ये रिस्क आपने एक तरह से कहिए लिया है कि परंपरा को कैसे आधुनिकता के साथ जोड़ा जाए। क्या अनुभव है आपके? 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि मैंने कोई नया काम नहीं किया। अगर आप हिंदी फिल्म जगत को देखें तो उसमें शास्त्रीय संगीत के ऐसे ऐसे दिग्गज शामिल हुए हैं जिनका नाम
हम हमेशा एक बहुत ही श्रद्धा से लेते हैं, चाहे वो विलायत खान साहब हों, चाहे वो रविशंकर जी हों, चाहे वो शिव कुमार शर्मा जी हों, चाहे वो हरि प्रसाद चौरसिया जी हों, पंडित राम नारायण जी हों, सब फिल्मी दुनिया से जुड़े। और ये तो जाहिर सी बात है कि उनका नाम और उनका काम जो भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत में है वो तो बिल्कुल मतलब उसे आप नकार ही नहीं सकते। तो मैंने कोई नया काम नहीं किया है। पाकिस्तान में अभी जो हाल में 2-3 साल पहले कोक स्टूडियो नाम का जो प्रयोग हुआ, जो कि अब हिंदुस्तान में भी शुरू हुआ है, उसका भी रिश्ता इसी बात से है कि जो ज़मीनी स्तर पर जो संगीत है और साथ साथ जो युवाओं में जो आकांक्षाएं हैं उसके बीच में एक सामंजस्य बिठाया जाए, उसके बीच एक सिंथेसिस की जाए। जब वो हिंदुस्तान में आता है इस तरह का प्रयोग, तो जाहिर है कि वो आपसे सरपास नहीं कर सकता। कोई आपके पास बुलावा है कोक स्टूडियो आया से? था, लेकिन मैं नहीं उसे एक्सेप्ट कर पाई। क्या कोक स्टूडियो के बारे में आपके कुछ रिजर्वेशंस हैं? नहीं, मेरे कोई रिजर्वेशंस नहीं है। मैं जब किसी प्रोजेक्ट में शामिल होती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे काम से मुझे जैसा कंफर्ट लेवल चाहिए वो यदि मिले मुझे तो मैं ज़रूर शामिल होंगी। तो मैं कोक स्टूडियोज पाकिस्तान के सेशंस भी सुनती हूँ और कुछ इंडिया के सेशंस भी मैंने सुना है। कोई एक सेशन पाकिस्तान में हुआ जो सबसे अच्छा आपको लगा हो? अभी फ़िलहाल मैंने एक सुना यूट्यूब पे एक सेशन जिसमें सनम मारवी और सज्जाद अली ने रंग लागा एक चीज़ गाई है, बहुत खूबसूरत गाई है। उसकी तारीफ मैं ये भी करना चाहूँगी, जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने भी लाजवाब काम किया है कि एक तो पारंपरिक रागदारी में बसी हुई चीज़ दो बहुत अच्छे कलाकार गा रहे हैं, लेकिन जो संगत कलाकार हैं वो उनका साथ कैसे दे रहे हैं, वो इसे एक नया रंग कैसे दे रहे हैं, वो उन्होंने इतना अच्छा किया है कि वाकई वाह आह तारीफ हर प्रकार की दाद ज़रूर निकलती है। अभी आपका ताज़ा एल्बम क्या हो रहा है तैयार? मैंने अभी जो स्वतंत्र रूप से, जो कि किसी भी बड़ी कंपनी के द्वारा नहीं निकला है, उसमें मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिखे पद डबल एल्बम के रूप में अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स पर मैंने पब्लिश किया है। दो झूले आज ललित हिंडोरे सखियाँ, दो झूले आज ललित हिंडोरे सखियाँ, लखी शोभा मेरी सुनोरी सिरानी अखियाँ, लखी शोभा मेरी सुनोरी सिरानी अखियाँ, दो झूले आज ललित हिंडोरे सखियाँ। मैं इस बात के लिए राजी हूँ कि आज मैं कुछ चीज़ गाऊंगी तो हो सकता है इस कमरे में एक व्यक्ति हो जिसको पसंद आए, बाकी लोग कहें बेकार है। तो अब मेरा गाना और मेरा काम तो परफेक्ट है ही नहीं, तो अगर किसी को ना पसंद आए तो मैं कैसे बुरा मान सकती हूँ? हो सकता है उन्हें किसी और का गाना पसंद आए, मैं तो बुरा मान ही नहीं सकती इस चीज़ का। और मैं यही सोच के चलती हूँ, मुझे इसमें आनंद आ रहा है। अगर मुझे कोई व्यक्ति मिलता है जो इसको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर से कोशिश करूँगी। आली मोरे अंगना,
एक सिर चढ़कर बोलने वाला गाना एक ज़माने में पैदा हुआ और एक तरह का एक पहचान सी बन गई कि शुभा मुद्गल का मतलब आली मोरे अंगना। और जब आप कॉन्सर्ट्स में गा रही हैं और कुछ और गाना चाहती हैं और फरमाइश उठती है कि वो गाइए, ऐसी कुछ चिढ़ पैदा होती होगी? चिढ़ नहीं पैदा होती है, क्योंकि हो सकता है जो वो फरमाइश करता है उस मेरा और उसका परिचय उस गाने द्वारा हुआ। उसमें मुझे लगता है कि केवल, और मैंने ये मेंटेन किया है जब से मैंने मंच पर गाना शुरू किया है, और जब से ये दुविधा कभी अगर होती हो तो जब आयोजक मुझे फ़ोन करता है तो मैं पूछती हूँ उनसे, आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? अगर मैं दोनों मिलाऊंगी नहीं, खिचड़ी नहीं प्रस्तुत करूंगी। अगर आप मुझे शास्त्रीय संगीत के लिए बुला रहे हैं तो मैं ख्याल ठुमरी दादरा गाऊंगी। अगर आप मुझे फ्यूजन के लिए बुला रहे हैं तो मैं ख्याल ठुमरी दादरा नहीं गाऊंगी। मैं अली मोरे अंगना, अब के सावन, सीखो ना नैनो की भाषा, ये सारे जो गीत मैंने गाए हैं वो प्रस्तुत करूंगी। आपने अपने ब्लॉग में लिखते हुए एक बार लिखा कि माता की भेंटें और जागरण में जो गाने अडैप्ट कर लिए जाते हैं वो ही लोकप्रियता का एक तरह से पैमाना है। और तब आपकी ही एक पाठक ने ये कहा कि कभी एक ज़माने में आली मोरे अंगना को भी इस तरह से माता की भेंट की तरह किया गया। बहुत ज़माना हो गया उस गाने को आए हुए, लेकिन एक बार फिर हमारे सुनने वालों के लिए उसे आप अगर गुनगुना सकें तो। इश्क में तेरे जोगन बन गई, इश्क में तेरे जोगन बन गई, दिल मेरा डोले रे है, छम छम बोले पायलिया मोरी पायलिया रे। क्या बात है। खुद आप कंपोज़र हैं और तरह तरह के म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ गाने का मौका मिलता है, लेकिन शायद देवज्योति अलग तरह के कंपोज़र हैं और वो आपकी आवाज़ के स्केल और उसके टिम्बर को समझते हुए गाने को कंपोज कर रहे थे। बहुत ही उम्दा कलाकार हैं और बहुत ही उम्दा इंसान हैं। देबूदा ने जब सबसे पहले मुझे कहा कि ऐसा ऐसा गीत मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता था कि फिल्म जगत में क्या है, सब कुछ इंस्टेंट होना चाहिए। फ़ोन आया, स्टूडियो में पहुंच जाइए, गाने से आपका कोई परिचय नहीं है, धड़ से सीखिए, धड़ से गाइए। तो मुझे उस एक अंदाज से थोड़ा मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। पर देबूदा ने कहा नहीं, किसने कहा है कि कल गाना है? मैं आऊँगा, गाना सुनाऊँगा, तुम गाना सुनना, अच्छा लगे स्केल देख लेना, तब रिकॉर्डिंग करेंगे। और वाकई वो दिल्ली मुझसे मिलने आए, उन्होंने गीत एक डेमो बना के, डमी बना के मुझे दिया, उसे मैंने याद किया, कहा कि इस स्केल में मेरे लिए आसानी से मैं गा सकती हूँ। और उनके बारे में ये कहना ज़रूरी है कि वो जानते हैं कि आपसे क्या गवाना है, लेकिन ये भी आपको, कलाकार को फ्रीडम देते हैं कि अगर अपने अंदाज से कुछ चीज़ कहनी है तो वो भी कहते हैं हाँ कहो ना। सुबह सुबह का ख्याल आज, वापस गोकुल चले मथुरा राज, मथुरा नगर पति का है तुम गोकुल जाओ, मनोहर वेश छोड़ नंद राज, सर से उतार के सुंदर ताज। क्या बात है शुभा जी, बातों का जो सिलसिला है वो तो ऐसा लगता है कि भी ख़त्म ना हो, लेकिन वक्त कभी एक दबाव होता है। लेकिन हम बातचीत ख़त्म करें उससे पहले एक बात ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे कि समाज जब लयदार ना हो, ऐसे में कितना लयात्मक रह सकता है एक आदमी? मेरे लिए तो इस बेसुरे बेताले माहौल में संगीत मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए संयम बना हुआ है। मुझे लगता है आर्ट से, कला से जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, शायद ये जो एक बर्बरता है, ये जो एक हिंसा, द्वेष, इसका जो माहौल है, मुझे लगता है वो कम होगा। काश के हमारे स्कूलों में अलग अलग प्रकार का संगीत, अलग अलग प्रकार की कला की तालीम दी जाती बच्चों को। काश कि हम ज़्यादा जुड़ते कला से, और केवल इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं कला से जुड़ी हुई हूँ। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें
इंसान को इंसान बनाया जाए अब तो। बहुत बहुत शुक्रिया शुभा जी, आप हमारे साथ आई और इतना वक्त दिया। आखिर में ये भी कहिए कि कुछ ऐसी बात रह गई जो हम आपसे नहीं पूछ पाए और आप कहना चाहती थी। नहीं, बहुत आनंद आया आपसे बात करके। आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपसे बात करूं और लोगों तक अपनी बात पहुंचाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी शुभा मुद्गल जो कि आज हमारे प्रोग्राम शख्सियत में हमारे साथ थी। शख्सियत में अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे लेकर एक और नई शख्सियत को। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। अब के सावन ऐसे बरसे, बह जाए रंग मेरी चुनर से, भीगे तन मन जिया न तर से, जम के बरसे जरा रुत सावन की, घटा सावन की, घटा सावन की, ऐसे जम के बरसे, झड़ी बरखा की, लड़ी बूंदों की, लड़ी बूंदों की, टूट के यूं बरसे।